हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रिया पर। हम लोग लेखपाल का मेंस बैच पढ़ रहे हैं, जिसमें यूपी त्रिपल द्वारा अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो हिंदी के प्रश्न आए हुए थे उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो हम लोग प्रश्न नंबर 19 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज 20वां प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20वां क्या है। नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है। तो देखिए कौन सा अशुद्ध मेल है। इसमें दिया है वर्ण, यहाँ पे वर्ण दिया है। यहाँ लिखा है प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर। दूसरा लिखा है श्वास कंपन के आधार पर। तीसरा उच्चारण स्थान के आधार पर। अब देखिए डा दिया है, तो डा सघोष अल्प प्राण मूर्धा। आपको याद होना चाहिए कि टा से संबंधित लाइन जो है पांचों टा ठा डा ढा अड़ा, ये सब क्या है, मूर्धा है। ये मूर्धा हो गया, पहला सही हो गया जाएगा, क्योंकि यह मूर्धा जो दिया है ये सही है। अल्प प्राण क्या होता है, 135 याद कर लीजिए। 135 अल्प प्राण और 24 महाप्राण होता है। ये इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे आप लिखिए का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये इसको 1 2 3 4 5 ऐसे करिए। तो इसमें 1 3 5 यानी 135 हमारा अल्प प्राण हो गया। 2 4 ये हमारा महाप्राण यानी 24 हमारा महाप्राण हो गया। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा हो गई। अब सघोष और अघोष क्या होता है। अघोष आगे के 2 शब्द होते हैं, ये अघोष होते हैं, और पीछे के 3 शब्द ये सघोष होते हैं। पीछे के 3 शब्द सघोष होंगे। अब यहाँ पर ये सब आपको जब मालूम हो जाएगा तो इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब का वर्ण जो होता है कंठ से होता है। तथा तथा अंगा कंठ से होता है। तथा तथा ना ये दंत से होता है, यानी देखिए यहाँ ओष्ठ दे दिया, जबकि पा फा बा भा ये ओष्ठ से होता है। तो यहीं से हमें पता चल गया कि तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है, यानी प्रश्न के हिसाब से तीसरा सही है। तो छा तालु से होता है। चा की पूरी लाइन तालु से होती है। और अल्प प्राण महाप्राण अगर यहाँ पूरा सही दिया होता तो इसमें हम लोग खोजते, अगर यहाँ भी सही देता तो इसमें खोजते, तो अब ज़रूरत ही नहीं है, यही गड़बड़ कर दिया ओष्ठ से। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमें चंद बिंदु का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी यानी नासिका द्वार से भी निकलती है तो उसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं। तो उसमें चंद बिंदु आती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 22। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है। कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी स्वर दीर्घ है। तो बड़ी ई, ए, ऐ, वो, और ये सब दीर्घ होते हैं। इसको याद रखना, बड़ी ई, ये, ऐ, वो, और ये सब दीर्घ स्वर है। प्रश्न नंबर 23। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो भी हमने पढ़ाया था कि टा ठा डा ढा पूरी लाइन मूर्धा होती है। देखिए और कहीं है भी नहीं, यहीं आपको टा ठा दिखा, ये पूरी लाइन मूर्धा हो गई। ये जो होता है पचिरासा ये भी मूर्धा होता है, और री ये भी मूर्धा होता है। तो ये हमारी पूरी हो गई, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मूर्धा की लाइन क्या है, ये देखिए मूर्धा हो गई, ये तालु हो गया, दंत हो गया, कंठ से हो गया, यानी कका कका अंगा ये पूरा कंठ से हो गया, और आ भी कंठ से होता है। सा दंत से होता है, और तथा दधा ना भी दंत से होगा। बड़ा सा तालु से होता है और छोटी तालु से होती है। फिर चा की पूरी लाइन तालु से होगी। पचरा सा ऋषि वाला री, और टा ठा ढा ढा पूरा मूर्धा से होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 24 है। निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आपको पता है का कंठ से होता है, का की पूरी लाइन कंठ से होती है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक जगह हमने सॉल्व करवाया, वहीं से आपको पूरी लाइन याद हो जानी चाहिए। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। आसपास व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों से बोले जाते हैं। यानी का पूरा कंठ हो गया, फिर चा का पूरा तालु हो गया, टा का पूरा मूर्धा, ता का पूरा दंत, और पा फा का पूरा ओष्ठ हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, और नोट करके एक एक पॉइंट याद कर लीजिए। का पूरा का अंगा कंठ से, तालु का से कंठ हो जाता है, वैसे याद कर लीजिए। चा यहाँ तालु से, टठा डा अड़ा मूर्धा से, तथा तथा ना दंत से, पपा भमा ओष्ठ से, अंतस्थ व्यंजन या रा लावा अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन बड़ा सा, पक्षिरा सा, छोटा सा हा। प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, छोटी ई, क्योंकि देखिए इसमें बड़ा मात्रा लगा है, तो बड़ा होगा यानी दीर्घ हो जाएगा। लघु ये छोटा ई, छोटी ई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बड़ा हो, बड़ी, बड़ा आ दिया है, दीर्घ हो गया। छोटी ई हमारी लघु हो गई। देखिए
हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है। हर्ष स्वर, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ये, ऐ, वो, औ। संयुक्त स्वर, ये, ऐ, वो, औ। ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य कौन सा स्वर है? ये होता है डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा कंठ तालव्य, कंठ और तालु से मिलकर बनता है। इसमें 2 स्वर ध्वनियाँ आती हैं, इसलिए इसे संयुक्त कहा गया था, ये, ऐ और वो, औ को। तो कंठ और तालु के सहयोग से होता है ये और ऐ, ये कंठ तालु से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार पंचम वर्ण का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुस्वार जो है पंचम वर्ण का कार्य करता है। देखिए अनुस्वार हमेशा पंचम वर्ण का कार्य करता है। पंचम वर्ण में क्या होता है? कथा, अंगा, अंगा, इसमें पंचम वर्ण। जैसे माँ यहाँ दिया है, अनुस्वार पंचम वर्ण का काम करता है। जैसे माँ का मेल पा से भा तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। यानी यहाँ पे देखिए समधन पूर्ण बराबर संपूर्ण, दम्भ है, दम्भ हो जाएगा ऐसे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अंग, अंगा, ई आदि, मतलब बिंदी इसमें लगी हुई है। निरनुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। जैसे आ, बड़ी ई आदि। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो आपको पता है कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ये संयुक्त स्वर नहीं है, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। ये है कौन सा? ये, आए, वो और औ। ये 4 संयुक्त स्वर है। स्वर में 4 संयुक्त स्वर हैं, देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर 11 स्वर होते हैं। हर्ष स्वर में छोटा छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर में बड़ा बड़ी, बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर में ये, ऐ, वो, औ। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण दंत से नहीं है? मतलब कौन सा है शब्द दंत से? तो आपको पता ता, था, दा, धा, ना, पूरी लाइन दंत से है। यहाँ पे क्या दिया है? ता, था, दा, धा, ना, ता और दा सही है। ला, ला भी दंत से है। या नहीं, या किससे था? अंतस्थ व्यंजन था। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 31, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? तो इसके अंतर्गत आता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। विपरीत स्वर नहीं आता। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। जीवा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। विपरीत स्वर वह स्वर है जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे बड़ा आ, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं: विपरीत, अर्ध विपरीत और समृद्ध, अर्ध समृद्ध, यानी 4 प्रकार के होते हैं मुख के द्वार के हिसाब से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ला पार्श्विक ध्वनि है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ला पार्श्विक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग वर्ष का स्पर्श करती है तथा श्वास जीवा के दोनों पार्श्वों से निकलती है उन्हें पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ला ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 33, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो टा, ठा, डा मोढ़ा है, आपको पता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टा वर्ग उच्चारण स्थान की दृष्टि से मोढ़ा ध्वनि है। का वर्ग कखा कंठ से, यहाँ तालव्य से, पसना दंत से है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर आपको बता ही दिए हैं, बड़ा आ दीर्घ स्वर है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बड़ा आ दीर्घ स्वर है वो, और ये सब संयुक्त स्वर है। देख लीजिए, बड़ा आ दीर्घ स्वर, छोटा ऊ हर्ष स्वर, और ये छोटा आ और ई से मिलकर बना है, इसीलिए इसको संयुक्त स्वर कहा गया। यानी 2 शब्द 2 वर्णों से मिलकर बना, पहली बात। दूसरी बात आपको पता है छोटा आ कंठ से है और छोटी तालु से है, इसलिए इसे कंठ तालव्य भी ध्वनि कहा जाता है। दूसरा देख लीजिए, छोटा आ और छोटा ऊ से मिलकर बना है, यानी छोटा ऊ ओष्ठ से है, यानी छोटा आ कंठ से, छोटा ऊ ओष्ठ से, इसको आ जाएगा तो कंठोष्ठ कहेंगे। और ये दोनों संयुक्त स्वर है क्योंकि 2 स्वरों से मिलकर बना, 2 स्वर वर्ण है उससे मिलकर बना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35, चा, छा, जा, झा, न्या का उच्चारण स्थान है? तो आपको पढ़ा चुके हैं, तालु है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य कहते हैं। जैसे छोटी बड़ी स्वर, चा, छा, जा, इया और या और बड़ा सा, ये व्यंजन के वर्ण है।
तो तालव्य ध्वनियाँ हैं। नहीं याद हो रहा हो तो एक जगह चार्ट बनाइए और लिखिए, दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा। नहीं जहाँ पढ़ते हैं वहाँ टेबल के पास इसको लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 36, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता? तो आपको पढ़ा चुके हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, जिसको 24 हमने नाम दिया था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण ध्वनि के उदाहरण है। उसमें आपको पता बड़ा सा, छोटा सा, छोटा सा हा आता है। जैसे खा घा छा झा ठा डा ठा धा हा भा और बड़ा सा, छोटा सा, छोटा सा हा। ये सब क्या हो गया? महाप्राण। प्रश्न नंबर 37, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संबल संपृक्त ध्वनि है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संबल जो है संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण है। जब एक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि होता क्या है जान लीजिए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाता है। यहाँ सा और बा ध्वनियों के माध्यम से माँ ध्वनि संयुक्त हुई है। प्रश्न नंबर 38, हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या 4 है। और ये जान लेते हैं, हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों के 2 भेद होते हैं, हस्त स्वर और दीर्घ स्वर। वह स्वर जिनको सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है हस्त स्वर कहलाता है। जैसे 4 कौन है? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर वह स्वर जिनको बोलने में हस्त स्वरों से अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये आए, वो आओ। ये तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले में फिर आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।